निकिता देखिए, एक मिनट आ जाए। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल चक्र। पृथ्वी पर जल की मात्रा जल चक्र द्वारा संतुलित रहती है। यानी जितना भी हमारी पृथ्वी पर पानी है वो सब किसके द्वारा कायम है? जल चक्र के द्वारा। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी जल सागर है, चाहे वो सागर है, चाहे नदियां हैं, चाहे तालाब है, चाहे कुछ भी है, वो क्या होता है? वो अपना रूप बदलता रहता है। वायुमंडल, महासागर और भूमि, ये तीन चीजें कौन कौन सी? वायुमंडल, महासागर और भूमि, उस पर निरंतर ये परिक्रमा करता है। यानी सागरों का जल है, सागर कहां पर है? भूमि पर। सागरों का जल कहां जाता है? वाष्प बनकर बादलों में जाता है और बादलों से वापस किस में आता है? अपने जो तालाब नदियों में या भूमि पर। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है उसी से जल चक्र बनता है। जल चक्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन उठे तो आप कह सकते हो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत यानी जिसके अनुसार पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित है वो लगातार अपना रूप बदलता है। कभी वो वायुमंडल के थ्रू, कभी सागरों के थ्रू, कभी भूमि के थ्रू वो निरंतर गतिमान रहता है। जल अब वायुमंडल में कैसे जाएगा? देखिए, वायुमंडल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जितना भी पानी, बेटा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है, बारिश हो रही है ना थोड़ा सा, अब नहीं समझ आ रहा आपको अभी भी? हेलो मयंक, हेलो, एक सेकेंड रुको। खाना इसको सही से जोड़ के जा, बच्चों को आवाज नहीं आ रही। आ जा जा। हेलो, हाँ जी बेटा, नहीं सुन रहा आपको? एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है? एक मिनट दे। हेलो बेटा, आ रही है अब आवाज? हेलो मयंक, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सचिन, हाँ जी सचिन, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, कल क्यों नहीं आए क्लास में आप? बेटा ये नेटवर्क इशू हो रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से हो रहा है ऐसा। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के सुनो, थोड़ा सा टॉपिक कराएंगे आज, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या है? थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है? वायुमंडल में जो वाष्प होते हैं जल के, उसके द्वारा जल प्रवेश करता है। हम कहते हैं ना जल चक्र चलता रहता है। पृथ्वी का पानी है जो भाप बनकर उठता है, फिर बादल बनाता है, फिर वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है जल चक्र के थ्रू। तो किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है देखिए। जल जो है ये जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रवेश करता है। वाष्प बनकर जब पानी भाप के रूप में उठता है तो ये वायुमंडल पर जाता है और पुनः पृथ्वी पर जब ये ठंडा हो जाएगा, संघनन की प्रक्रिया करेगा, उसके बाद ये बादलों में समा जाता है, ठीक है? उसके बाद ये वर्षा के रूप में, जैसे आज बारिश हो रही है, इस तरह से वर्षण के द्वारा ये वापस पृथ्वी पर आ जाता है। इस तरह से जो जल चक्र है वो लगातार चलता रहता है। वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जो जल गिरता है वो वाष्पीकृत होता है, संघनित होता है, ठंडा होकर वाष्प के रूप में जब वो बादलों में चला जाता है, उसके बाद वो वाष्पीकृत होकर नीचे जमीन पर गिरता है। दोबारा वर्षा या वर्षण के रूप में, कभी कभी ये ओलों के रूप में गिरता है, कभी हिम के रूप में गिरता है। तो जल का जो ये लगातार एक संचालन है क्रमिक, यानी जल का निरंतर गतिमान होना, क्या कहलाता है? जल चक्र। जो तालाब, जितने भी जल के स्रोत है, नदियां हैं, सागर हैं, किसी का भी जल हो, वो क्या होता है? धीरे धीरे वाष्प बनता है। वाष्प बनकर भाप के रूप में कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में। वायुमंडल से धीरे धीरे वो वापस बादल बनाता है।
और संघनित होकर, वाष्पीकृत होकर वापिस वर्षा के रूप में, ओलों के रूप में या हिम के रूप में जब पृथ्वी पर गिरता है तो क्या कहलाता है? जल। मेरे को तो आपकी साफ सुन रही है बेटा, मुझे तो आपके आवाज साफ सुन रही है बेटा, अभी भी कट के आ रही है। हेलो, हाँ जी बेटा। मयंक, हेलो, अभी भी आवाज कट रही है बेटा। ठीक है। जल का जो संचालन है पृथ्वी पर आर्द्रता के वितरण के लिए उत्तरदायी है। जब आर्द्रता होती है पृथ्वी पर तब ही वर्षा होगी। जब मौसम ऐसा होगा ना, उमस भरा, घुटन सी होने लग जाएगी, तब वर्षा आर्द्रता के उसमें ओलों के रूप में, बर्फ के रूप में, या बूंदों के रूप में, या भारी बौछारों के रूप में नीचे गिरती है। जल चक्र समझ आ गया? 6th क्लास में भी पढ़ा था आपने कि जल चक्र किसे कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। दूसरा आपका जो है टॉपिक वो बनेगा महासागर। पहला जल चक्र, दूसरा महासागर। महासागर यानी बड़े विशाल जल के स्रोत, ऐसा स्रोत जो जल का पहला प्राथमिक स्रोत है और भारी संख्या में जिसमें जल इकट्ठा हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? महासागर। जल के ये विशाल क्षेत्र है जो महाद्वीपों के आसपास स्थित है। महाद्वीपों के पास जल के विस्तृत भंडार को हम क्या कहेंगे? महासागर। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी। 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर या एंटार्कटिक महासागर। अपने सामने, आपके महासागर के सामने एक मैप ड्रॉ किया गया है। देखिए इसको, मैप को देखिए, ये आपकी बुक है, यहाँ पर ये महासागर के बारे में बता रहा है। यहाँ देखिए ये मैप है, इस मैप को देखिए आप, ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें सारे महासागर दिखाए गए हैं। देखिए सबसे पहले प्रशांत महासागर को देखिए, साइड में इधर, ये वाला, ये ये प्रशांत महासागर है। ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर, बुक दिख रही है आपको? देखिए आपके नजदीक ले आई हूं मैं, देखो आप इसको, ये कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर। नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर, दिख रहा है बेटा? हाँ जी। इसी के साथ ये आप, ये दोनों तरफ है, देखिए ये जो प्रशांत महासागर है और दक्षिणी महासागर दोनों तरफ है। आप इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पूर्व दिशा में भी है और पश्चिम दिशा में भी है ये। ठीक है, इस कोने पे भी, इस कोने पे भी। आपको प्रशांत महासागर याद हो गया? साथ साथ याद करते चलो बेटा। देख लिया आपने? उत्तरी प्रशांत महासागर कर्क रेखा के पास ऊपर, आप अपनी बुक को देखो। दूसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर कर्क रेखा से नीचे। दिख गया? दिख गया बेटा? दोनों तरफ है, 3 रेखाएं दिखा रखी है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा से ऊपर दोनों तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर है, मकर रेखा से नीचे दोनों तरफ दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ठीक है, आप देखिए, अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर वो दिखा रहा है अटलांटिक महासागर। तो ये भी 2 रूपों में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बीच में है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा इधर अटलांटिक महासागर दोनों है, ऊपर भी और नीचे भी। कर्क रेखा से ऊपर ही है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अपनी बुक में नोट देखते जाइए बेटा। तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर आपको दिखाई देगा इंडिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया और ये जो दक्षिणी अफ्रीका है इसके आसपास। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिंद महासागर, भारत के बिल्कुल नीचे। दिख रहा है आपको मैप में? एशिया दिख रहा है? एशिया, हेलो, मैप में आप एशिया को ढूंढो, दिख रहा है एशिया? ढूंढो।
दिख गया साइड में, ये रहा देखो, ये एशिया है यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ये एशिया है, दिख गया आपको? ये बताओ, सचिन मयंक दिख रहा है? हाँ जी, यहाँ एशिया, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बिल्कुल नीचे हिंद महासागर है, जो मैप के हिसाब से तीसरा महासागर है। चौथा देखिए आप, आर्कटिक महासागर। बेटा डोंट चैट, म्यूट कर लो अपने आप को। आर्कटिक महासागर ऊपर है, सबसे ऊपर, मैप जहां से स्टार्ट हुआ बिल्कुल उसके ऊपर आर्कटिक महासागर है। उसके बाद दक्षिणी एंटार्कटिक सबसे नीचे, एंटार्कटिक सबसे नीचे, आर्कटिक सबसे ऊपर। इस तरह से आपने जितने भी 5 महासागर आज यहाँ वर्णन किए गए हैं वो साइड में यहाँ मैंने आपको करा दिए। आज मैप में आपको इतना ही करना है, जल चक्र के बारे में देखना है, ये तो मैप में नहीं मिलेगा आपको। महासागर, जो 5 महासागर मैंने करवाए हैं वो मैप में आपको एक वर्ल्ड का मैप लेकर देना है। महासागरों का मैप बनना है आपने, 5 महासागर, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं लवणता। लवणता किसे कहते हैं? अब लवणता कहाँ मिलेगी हमें? पानी में। कौन से पानी में? जो महासागरों का पानी है। तो लवणता का मतलब क्या है? खारापन जिस पानी में हो, थोड़ा सा नमक वाला पानी हो। महासागरों का जल खारा भी होता है और नमक का सा भी स्वाद आता है, इसमें नमकीन होता है थोड़ा सा। जबकि नदियों का जो पानी है वो अलवण ही है, जिसमें खारापन ना हो, थोड़ा सा मीठापन आए, उसको हम कहेंगे अलवण। ए लगाते ही वो क्या हो गया? अलवण, यानी मीठा पानी। और लवण जिसमें नमक की मात्रा महसूस होती हो, स्वाद में लगता हो कि नमक मिला हुआ है, वो कौन सा पानी होता है? लवणीय। जल में लवणों की उपस्थिति के कारण, जो लवण होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही महासागरों का पानी होता है खारा या नमकीन, ठीक है? कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सागरों का जल खारा या नमकीन क्यों होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? कि लवणता के उपस्थित होने के कारण, महासागरों का जल है उसमें लवणता मिली हुई होती है, जिसके कारण उनका पानी नमकीन या खारा होता है। महासागरों में बड़ी मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं, जिनमें 77% से ज्यादा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कितना? 77%। ये लवण होते हैं सारे, इन्हीं के कारण वहां का पानी कैसा है? नमकीन। 77% से ज्यादा सोडियम क्लोराइड है। फिर इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम ग्रंथियां मिलती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम और पोटेशियम, इनके कारण सागरों का पानी जो है वो नमकीन होता है। ये कुछ मुख्य घटक है जिसके कारण ये समुद्र में लवण की मात्रा को शामिल कर देते हैं और लवणता को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमें समुद्र का पानी जो है वो खारा खारा सा महसूस होता है, पीने में भी और स्वाद में भी। जल में घुले लवण की मात्रा को हम क्या कहेंगे? लवणता। छोटे क्वेश्चनों में क्वेश्चन बन रहा है आपका कि लवणता किसे कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? समुद्र में लवण की मात्रा शामिल हो जाती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी सचिन? हेलो, हाँ जी सचिन बोलिए, क्या कहलाएगी? बस, लवणता किसे कहेंगे? मैं आप दो आंसर। नमक, नमक घुला हुआ नहीं, नमक जैसा स्वाद आए, लवण घुले हुए होते हैं।
नमक नहीं घुला होता, लवण की मात्रा होती है, इसलिए लवणता होती है उसमें। समुद्री जल की जो सामान्य लवणता है, अगर हम देखें ना कि समुद्री जल में कितना ज्यादा लवण है, तो 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम यानी 3.5% लवणता मिली हुई होती है। यह लवण समुद्र में उपस्थित सैलों और नदियों द्वारा जो भी खनिज लाए जाते हैं। अब हम पूछे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई लवण आए कहां से समुद्र के पानी में, नदियां ही तो पानी छोड़ती है, फिर लवण कहां से आ गए। तो जो नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार के खनिज या अवसादों को बहा कर लाती है, उसमें उपस्थित जो सैलें होती हैं या नदियां का जो पानी होता है, जो नदियों द्वारा जो भी निक्षेप लाए जाते हैं, वो सब उसमें लवण शामिल होते हैं। वो और जब वो नदियां समुद्र में गिरती है तो लवण की मात्रा को बढ़ा देती है। विभिन्न प्रकार की नदियां कोई यहाँ से कोई यहाँ से सारी समुद्र में गिरती है, तो इतनी नदियों के गिरने के बाद जो लवण की मात्रा वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया 1000 ग्राम जल में 3.5 ग्राम प्रतिशत लवण मिलता है। लेकिन एक चीज और है, सभी समुद्रों का जल खारा नहीं होता है। कई ऐसे समुद्र भी हैं जहां पर पानी ठीक ठाक है, मीठा है, पिया जा सकता है। स्पष्ट है कि लवण की मात्रा हर समुद्र में भिन्न भिन्न है, कहीं मीठा भी पानी है, कहीं खारा भी है, लेकिन प्राय अधिकतर खारा पानी मिलता है, किसी किसी समुद्र में मीठा भी है। समुद्रों की लवणता को हम क्या कहेंगे, अलवण जल की पूर्ति, यानी वहां से हमें मीठा पानी नहीं मिल सकता। समुद्रों की लवणता को अलवण जल की पूर्ति, यानी वहां से अलवण जल प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है और सागरीय धारा की लवणता को प्रभावित करती है। ठीक है। जिन समुद्रों में नदियां अधिक मात्रा में अपना जल उड़ेलती हैं, उनमें लवणता कम रहती है। होना तो उल्टा चाहिए कि ज्यादा नदियां आ रही है तो अपने साथ लवणता की मात्रा को ज्यादा लाए और ज्यादा पानी में नमकीन हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। जिन समुद्रों में नदियां ज्यादा मात्रा में आती हैं, ज्यादा मात्रा में नदियां शामिल होती हैं, तो वो अलवण जल उड़ेलती है, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है। समुद्रों से ये बहती सॉरी हिमालय पर्वत से निकलती हैं और ये बहती हुई आती है हिम के रूप में या नदी के रूप में, तो इन अपना मीठा पानी होता है। जितनी ज्यादा नदियां समुद्र में जाएंगी वो मीठा पानी लेके साथ जाएंगी, तो वहां पर लवणता कम मिलती है। भारत के दो दक्षिणी क्षेत्र में है, उनमें बंगाल की एक तरफ बंगाल की खाड़ी, जब हम मैप बनाते हैं आपने देखा ना, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है, अरब सागर। तो दोनों में से अरब सागर में ज्यादा लवणता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत कम नदियां हैं जो शामिल होती है अरब सागर में। अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। हमारे देश की तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी? जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, सोन, गंडक, कोसी, बेतवा, और जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। बड़ी नदियां तो निकलती हैं, कई छोटी छोटी नदियां हैं जो रास्ते में ही आकर बड़ी नदी में मिलती है, और सारा पानी जब ये समुद्रों में गिरता है तो ये अपने साथ मीठापन लेके शामिल होता है। यानी बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अधिक नदियां गिरती है, इसलिए उस सागर का पानी मीठा है, नमकीन नहीं है। और जो अरब सागर है वहां पर नदियां कम मात्रा में शामिल होती है, इसलिए अरब सागर का पानी खारापन लिए हुए है। क्लियर हो गया आपको इतना? हेलो हेलो, कोई आपसे पूछे? हाँ जी, तो मुझे बताइए कौन सा सागर जो है जिसमें लवणता ज्यादा है, लवण की मात्रा ज्यादा है जिसके पानी में, ऐसा कौन सा सागर है हमारे देश का? सचिन, लेफ्ट आउट करके क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे मैंने। मयंक, मयंक है? इसको लगा मैडम मेरा नाम लेके पूछेंगे तो पहले आउट हो जाओ, है ना? अरब सागर में खारा पानी है, बंगाल की खाड़ी में मीठा है। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि आज दो ही बच्चे ज्वाइन हुए और मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से नेट प्रॉब्लम बन रही है। तो आज हमने पढ़ा जल चक्र, महासागर और लवणता की मात्रा। 3 टॉपिक हमने किए हैं। तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम वो साइड बाय साइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है आज तक वाले में तो पूछिए। आज वाले में कोई
ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई आज वाले टॉपिक में? हाँ जी, आ गई समझ? मयंक, आज वाले टॉपिक में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो? हेलो, हाँ जी बोलिए। फिर से कटने लग गई ना तो कल करेंगे। आज आप आउट हो जाओ बेटा, 2 ही बच्चे हो आप। अब ऐसे बिना आवाज की क्या करोगे? समझ ही नहीं आ रहा तो आवाज अब भी नहीं आ रही है? ठीक है, आज थोड़ी देर की क्लास ले लेते हैं, 10 मिनट पहले ऑफ कर देते हैं। ठीक है, 5-7 मिनट रहते हैं, 5-7 तो नहीं, 10 मिनट रहते हैं अभी। लेकिन आप लोग कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, तो फिर ऐसे आप या तो झूठ बोल रहे हो, मुझे तो आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है। हेलो सचिन, म्यूट से हटाओ बेटा, आपको आवाज आ रही है? आज के टॉपिक में कोई डाउट्स, कोई चीज समझ नहीं आई तो वो बताओ। हेलो, हाँ जी, ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग को